हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअलिस्ट। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम इब्राहिम बोरा है एंड आई लिव इन जावद, मध्य प्रदेश। आज का टॉपिक जो मेरा है, जिस पे मैं कंसेप्ट रखने वाला हूँ, वो है साउथ एशियन यूनियन। सी, मैं दूसरे सभी भारतवासियों की तरह मेरा भी एक सपना है कि भारत फिर से अखंड भारत बने। आप लोगों को अखंड भारत पता ही होगा, अनडिवाइडेड इंडिया, जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे हिंदुस्तान के, म्यांमार के हिस्से हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत वैसा रहा नहीं। उन्होंने रियासतों पर हमला किया, कई रियासतें अंग्रेज़ों के साथ हो गई, कई ने बगावत करी, जो बगावत करी वो मिट गए। सो बट इन करंट सिनेरियो it is likely difficult to make India again undivided, Akhand Bharat, because we are sitting on hundreds of nuclear bombs. Our neighbors are nuclear states, China, Pakistan, and even we are not क्या कह सकते हैं अपन उसको, अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है पाकिस्तान के साथ। But there is another way to make India Akhand, to make India undivided, and that is a union of South Asian nations. जी हाँ, और साउथ एशियन नेशंस में आपको बता दूं मैं, इंडिया वही सारे नेशंस हैं जो अखंड भारत में हुआ करते थे। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार और श्रीलंका और मालदीव्स, ये सारे अखंड भारत में थे। इससे फ़ायदा जो होगा उसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक और दूसरी यूनियन के बारे में बताता हूँ, विच इज़ यूरोपियन यूनियन। आप सब ने सुना होगा, यूरो एक बहुत ही फेमस करेंसी है, बहुत ही पावरफुल करेंसी भी है। यूरोपियन यूनियन 28 कंट्रीज़ का एक यूनियन है जो कि यूरोप महाद्वीप की कंट्रीज़ हैं। अब यूरोपियन यूनियन के मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं यहाँ पर, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसके फीचर्स हैं, विच इज़ नंबर 1, a European Parliament. There is a separate parliament for the whole European Union, which means the equal law applies on the country, all the countries of European Union, all 28 countries. Second characteristic is Court of Justice. See, हमारे रिलेशनशिप पाकिस्तान और चाइना के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। अक्सर हमारे बॉर्डर्स डिस्प्यूट्स होते हैं। करेक्ट। इफ़ वी बिकम अ यूनियन लाइक अ यूरोपियन यूनियन में कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स होता है। जब कभी भी दो मेंबर स्टेट्स, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रांस और इटली के बीच कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो लोग लड़ेंगे नहीं, वो लोग उनका डिस्प्यूट कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएंगे, यूरोपियन यूनियन की कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और कोर्ट ऑफ जस्टिस वो उस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करेगी, निष्पक्ष तरीके से सॉल्व करेगी। और इससे जो बेसिक फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है, कि आपकी मिलिट्री, आपके जवान शहीद नहीं होंगे। द थर्ड पॉइंट इज वन ग्रेटर डिफेंस। Suppose a country of European Union, France has a military strength of 10,000 persons, and Germany has 20,000 persons. But if they unite, it will become 30,000 personnel strength. So when 28 countries and army of 28 countries together make a whole great army of 28 countries, army of European Union. फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पर, वन सिंगल मार्केट। वेरी गुड पॉइंट। देखिए, क्रॉस बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाते हैं इफ़ यू बिकम अ यूनियन विद अदर कंट्रीज। लाइक जैसे अभी हम नेपाल से, हमारा कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, क्रॉस बॉर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप फ्रीली वहाँ आ जा सकते हैं। तो जब आप फ्रीली वहाँ आ जा सकते हैं,
आप वहाँ के मार्केट में माल भी बेच सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि इट बिकम्स अ वन मार्केट, वन सिंगल मार्केट। द फिफ्थ पॉइंट इज वन कॉमन करेंसी। इसको मॉनेटरी यूनियन कहते हैं। यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत एक मॉनेटरी यूनियन है जो सभी देशों में, जो सभी 28 देशों ने मिलकर बनाई है, और उसमें उन सभी 28 देशों में एक कॉमन करेंसी मान्य की गई है जिसका नाम है यूरो, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया। यूरो एक बहुत ही पावरफुल करेंसी है, और वो पावरफुल इसलिए है क्योंकि सी 28 कंट्रीज़ का एक यूनियन है, बट कभी होते हैं हालात, जैसे अभी कुछ साल पहले दुनिया के आधे देश रिसेशन में चले गए थे। मुझे शायद ईयर याद होगा उसका 2006 और समथिंग। तब बहुत सारे कंट्रीज़ की करेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, साउथ अफ्रीकन नेशंस स्पेशली। तो अगर सपोज देर आर 28 नेशंस इन यूरोपियन यूनियन, सपोज एक नेशन रिसेशन में चला गया या बैंकरप्ट हो गया और उसकी करेंसी रैपिडली गोइंग डाउन, लेकिन उससे जो यूनियन की करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरे 27 देश जो हैं वो आज भी पावरफुल हैं उनकी इकोनॉमी आज भी पावरफुल है। सो इट इज़ वी कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनियन। सिक्स्थ पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है। मैंने कई सारे प्रधानमंत्रियों को सुना है, आज तक कई सारे मंत्रियों को सुना है, वो लोग यही कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ कंट्री। रोड्स, रेल नेटवर्क, many more things like transportation system or convention centers और what else, पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें किसी भी नेशन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सी I'm recording this video on my phone. My phone is charging with electricity, and without electricity it is not possible. I cannot use my phone. तो जब क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आप सोचिए, इससे दो देशों का फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा होगा ही, सामने वाले जो आपका यूनियन में जो दूसरा आपका देश आपके साथ जुड़ा है, आपका नेबर, उसका भी फ़ायदा होगा। उसके लिए भी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी, आपके लिए भी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी इंडिया ने एक, मुझे नाम याद नहीं है, एक प्रोजेक्ट भी चालू किया था जिसमें वो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड ऐसे करके, और ये शायद मेकंग गंगा कॉरपोरेशन का कुछ प्रोजेक्ट था, और वो पूरा रोड नेटवर्क डेवलप करेंगे ताकि एक इंसान कार से, बाई कार और बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीधा थाईलैंड चला जा सके। कहाँ से? इंडिया से, दिल्ली से। सो इट इज़ नेसेसरी। और यूनियन का फ़ायदा यही होता है कि क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में बहुत आसानी होती है। 7 पॉइंट इज़ नो डिस्प्यूट्स ऑन बॉर्डर। वैसे ये चीज़ अपन ने पहले मैंने बताई कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि वो डिस्प्यूट्स आपस में सॉल्व कर देते हैं। और यूनियन में अगर कोई कंट्री आती है तो वो वैसे भी अपनी इच्छा से आती है, वो बॉर्डर पे डिस्प्यूट क्यों करेंगे? तो एक तो बॉर्डर पे डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। इससे सीधा सीधा फ़ायदा वही है कि आपकी मिलिट्री, आप चाहें तो आपकी मिलिट्री पर्सनल स्ट्रेंथ कम कर सकते हैं, कम आपका बजटरी खर्चा आएगा मिलिट्री पर, और जो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है कि भाई हमारे जवान शहीद होते हैं, वो नहीं होते। नंबर 8, इक्वल डेवलपमेंट। ये सबको पता ही है, अगर कोई यूनियन है तो वो इंडिया के लिए भी उतना ही बजट देगी, पाकिस्तान के लिए भी उतना ही बजट देगी, बांग्लादेश के लिए भी उतना ही देगी। यार मैं पाकिस्तान को मेंशन करना नहीं चाहता, लेकिन वो अपना नेबर है, इसलिए बार बार उसका नाम याद आ जाता है। 9th पॉइंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस इज क्रूशियल। बिजनेस से जॉब्स पैदा होते हैं, और जब आपकी पॉपुलेशन एक्सट्रीमली बूम कर रही हो, वेयर यू हैव अ youth, so many youth who are unemployed, business is
crucial in that situation. It plays a huge role क्योंकि बिजनेस आएंगे, बिजनेस बढ़ेंगे, तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो पॉइंट है ये उसी से रिलेटेड है. नंबर 10, नो क्रॉस बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड नो वीजा चार्जेस. टूरिज्म के लिहाज से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सी, यूरोपियन यूनियन में 28 countries. There are 28 countries, and if I'm living in Italy and I want to go see Eiffel Tower in Paris, France, then I don't need any visa. Or it's not like I have to go through border formalities and all. I just simply I can start my car and go. That's it. ये सब बेनिफिट्स इसी चीज़ के हैं कि अगर कोई टूरिस्ट यूरोपियन यूनियन की वीज़ा पे जाता है किसी भी कंट्री की, तो वहाँ पे वो इजीली दूसरी कंट्रीज में जा सकता है. ये जो 10 से इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूरोपियन यूनियन. नाउ जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन, देयर कुड बी अ यूनियन ऑल्सो इन साउथ एशिया. इंडिया इज member of so many unions of countries like SAARC, like BIMSTEC, like Mekong Ganga Corporation, like Shanghai Cooperation Organization. There are so many, and in South Asia there are 3 specifically. They are SAARC, BIMSTEC, and MGC, Mekong Ganga Cooperation. सार्क नेशंस जो हैं वो एक्चुअली वही नेशंस हैं जो कि कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे, और उनमें से ज़्यादातर नेशंस उर्दू या हिंदी बोलते हैं. लेकिन एट दिस वेरी सिनेरियो इट इज़ इम्पॉसिबल, आई कैन से इम्पॉसिबल, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद पाकिस्तान. लेकिन एक और कोऑपरेशन ऑलरेडी है जिसका नाम है बिम्स्टेक. काफ़ी लंबा नाम रखा है इन्होंने, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको. बिम्स्टेक, देखिए मैं नाम बताता हूँ आपको, मुझे भी याद नहीं है. इसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इट कंसिस्ट ऑफ 7 members, नेमली बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड. इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है. अब ये सबसे मेन बात तो है, दी 7 nations आर फ्रेंडली नेशंस. इनको आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है एक दूसरे से, करेक्ट. एंड दे आर एक्सेप्ट बांग्लादेश, दे आर रिलीजियसली ऑल्सो सिमिलर, बिकॉज एक्सेप्ट बांग्लादेश 2 nations, India and Nepal, have Hinduism in majority, and other than all these nations, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka and Thailand, have Buddhism. Both practices polytheism. Okay, they are polytheistic, so it could be easy for them to cooperate among each other, right? और रही बात MGC की, मेकोंग गंगा कॉपरेशन. मेकोंग गंगा कॉपरेशन के बारे में बताया मैंने आपको. इसमें इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम. अगर बिम्स्टेक कोऑपरेशन को साउथ एशियन यूनियन बना दिया जाता है तो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के 4 नेशंस ऑलरेडी साउथ एशियन यूनियन में आ जाएंगे. इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया. एक बड़े उद्देश्य के लिए हम लोग साथ में आते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ 100% पॉसिबल, एंड इट इज़ 101% बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस. और मुझे नहीं लगता फिर MGC को परेशानी होगी साउथ एशियन यूनियन में मिलने के लिए, क्योंकि उनमें 2 ही देश बच जाएंगे, वियतनाम और लाओस. द कंसेप्चुअलिस्ट प्रपोजेस टू फॉर्म अ साउथ एशियन यूनियन बनिस्बत अखंड भारत के, बिकॉज वी डोंट हैव टू वॉर. देखिए, जंग से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है आज तक, कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है, इकोनॉमिकली नुकसान हुआ है. और जो सिपाही शहीद होते हैं वो सबसे बड़ा दर्द है. कौन चाहेगा, कोई फैमिली ऐसी चाहेगी कि उसका बच्चा सेना में जाए,
सेना में हैं लेकिन वो शहीद हो जाए, क्या बीतती होगी उन लोगों पे। तो जंग मैं नहीं समझता हूँ कि इज़ अ बेटर वे फॉर अखंड भारत, बट अ यूनियन इज़ अ बेटर वे which is 100% possible and 100% beneficial.